वो मेजरमेंट हमने देख लिया था, रिवाइज किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक, तो सबसे पहले हमने कॉमर्शियल बैंक देखे जो पैसा कमाने के ऊपर फोकस करते हैं, उनको हम कॉमर्शियल बैंक करते हैं। बेनिफिट उनका पर्पज होता है। उसके अंदर पहला जो क्लासिफिकेशन आपने किया था शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक का किया था। शेड्यूल बैंक वो जो शेड्यूल 2 के अंदर रजिस्टर्ड है, नॉन शेड्यूल बैंक वो जो शेड्यूल 2 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। इनके पास क्या होता है कि सीआरआर है वो शेड्यूल बैंक है वो आरबीआई के पास रखते हैं, नॉन शेड्यूल वाले अपने खुद के पास रखते हैं। ठीक है, आरबीआई ने इनको अलाउ कर रखा है शेड्यूल बैंक को कि आप बोरो कर सकते हो। इनको आरबीआई की अपनी उसकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो अलाउ कर सकता है, नहीं तो चाहे तो नहीं भी कर सकता है। शेड्यूल बैंक कॉमर्शियल भी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं, ये भी कॉमर्शियल भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो दो कमेटी याद रखनी है, नरसिम्हा कमेटी और बिमल जालम कमेटी। नरसिम्हा कमेटी ने तो कहा था कि ठीक है प्राइवेट बैंक खोलो, और बिमल जालम कमेटी ने कहा कि हम क्या किस बेसिस पे लाइसेंस देंगे वो इन्होंने डिसाइड किया था। ऑन टॉप इनका सिस्टम है जिसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर है वो अप्लाई कर सकता है। कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए, 500 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, 25% ब्रांच है वो गाँव में खोलनी पड़ेगी, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एनबीएफसी कोई पहले से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो होनी चाहिए। ठीक है, निजी बैंक के लिए ये क्राइटेरिया था। और फॉरेन बैंक, तो सिंपल सी बात है, जिनका मालिक कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो है, आरबीआई इनको लाइसेंस देता है, सीआरआर एसएलआर इनके ऊपर भी लागू होता है। तो ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंशियल बैंक, वो वाले यूनिवर्सल बैंक थे, ये डिफरेंशियल बैंक है। डिफरेंशियल बैंक उनको बोलते हैं या तो पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करते हैं या पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करते हैं। रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक है, ये पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करते हैं। रीजनल रूरल बैंक है, नरसिम्हा कमेटी के कहने पे लगाए थे, और ये बजट 1996 में इनकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अब इनको इनके लिए स्पेशल एक्ट है, आरआरबी एक्ट है, लेकिन इनके लिए जो लोकल एरिया बैंक है उनके लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, बल्कि किसके तहत, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ये काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह इनका जो स्पॉन्सरिंग का पैटर्न है वो ये है कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है, 35% है एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, यूनिवर्सल बैंक होता है, कोई भी बैंक होता है, एसबीआई पीएनबी कुछ भी हो सकता है, और 15% स्टेट गवर्नमेंट है वो पैसे लगाता है। ठीक है, इसका रेगुलेशन आरबीआई भी करता है और नाबार्ड भी करता है। नाबार्ड असल में रीफाइनेंसिंग का काम करता है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इसका एक एग्जांपल है। इसका स्टेक होल्डर है वो हमेशा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, इसका सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग है पीएसएल है, पीएसआई नहीं है, वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, और ओनली आरबीआई इनका रेगुलेशन करता है। एग्जांपल है जो कोस्टल बैंक ऑफ जो है वो इसका एग्जांपल है, कोस्टल बैंक ऑफ आंध्र प्रदेश एग्जांपल है। ठीक है, फिर और डिफरेंशियल बैंक में स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए 100 करोड़ पूंजी होनी चाहिए, इसके लिए भी 100 करोड़ पूंजी होनी चाहिए। इसके लिए निवासी भारतीय होना चाहिए, इसके लिए भारतीय निवासी होना चाहिए, दोनों एक ही बात है ना। और ये कौन कौन है, जो लोकल एरिया बैंक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए। कोई एनबीएफसी है वो भी अप्लाई कर सकती है, इसके लिए भी एनबीएफसी अप्लाई कर सकती है, लेकिन और भी लोग जैसे कि मोबाइल नेटवर्क कंपनीज है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। और मैक्सिमम जो पेमेंट बैंक खोले हैं वो मोबाइल कंपनीज ने खोले हैं, जियो पेमेंट, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, है ना। ठीक है, और कौन कौन कर सकता है, ये प्रीपेड वॉलेट होते हैं, प्रीपेड वॉलेट जिसका एग्जाम्पल था मैंने दिया था अपना ये पेटीएम। तो सबसे पहले जो है पेटीएम ने पेमेंट बैंक खोला था, तो वो लोग खोल सकते हैं इसके तहत। और इनकी शाखा 25% गाँव में होनी चाहिए, इसके 25% एक्सेस पॉइंट गाँव में होने चाहिए। ये लोग किसी तरह की डिमांड डिपॉजिट भी स्वीकार कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट भी स्वीकार कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट है वो स्वीकार कर सकते हैं, एनआरआई डिपॉजिट नहीं ले सकते, फिक्स डिपॉजिट ये लोग नहीं ले सकते। ये लोग डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये भी डेबिट जारी कर सकते हैं, पेमेंट बैंक भी। ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते, ये किसी तरह का लोन नहीं दे सकते, क्योंकि लोन देने की कैपेसिटी नहीं है इनके लिए। लोन के लिए भी कंडीशन है, 75% आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की तरफ जाओगे, और 50% लोन छोटे छोटे लोन दोगे जो 25 लाख से छोटे होंगे, और ये तो लोन दे ही नहीं सकते, तो इनके लिए तो बात करनी गलत है। इनका एग्जांपल है उज्जीवन, उत्कर्ष, बंधन, बहुत सारे बैंक है, और ये क्या है पेमेंट पेटीएम बैंक, ये इधर भी एग्जांपल है। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक की स्ट्रक्चर देखी थी। कोऑपरेटिव बैंक दो टाइप के होते हैं, एक तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक। और एक टाइप और मान सकते हैं कि एक तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, दूसरे सिंगल स्टेट जो एक ही स्टेट के अंदर काम करते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ठीक है, अब जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दो टाइप के होते हैं। लॉन्ग टर्म में लैंड बैंक और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, 2 टियर स्ट्रक्चर होती है। शॉर्ट बैंक में 3 टियर होती है, स्टेट लेवल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और प्राइमरी एग्रीकल्चर जो सोसाइटीज होती है। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी सबसे नीचे के स्तर की है, जो पंचायत लेवल पे काम करती है, और गांव में जो इलेक्शन होते हैं सोसाइटी के वो इसी के होते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक और जो कॉमर्शियल बैंक है दूसरे, उनके अंदर फर्क मेन ये होता है कि उनका कोई कॉमर्शियल बैंक का नाम से ये है कि वो पैसा कमाना है, उनको तो प्रॉफिट कमाना है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग होती है। कोऑपरेटिव बैंक में प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होती है कि जो उसका डिपॉजिटर होता है वो असल में मालिक भी होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का। मतलब आप अगर वहाँ डिपॉजिट करवा रहे हो पैसे, तो इसका मतलब है आप मालिक बन गए उसके।
कि इसके ग्राहक ही मालिक होते हैं। सिंपल सी बात ये कहे तो कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे बैंक में फ़र्क ये होता है कि कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनका मालिक कोई और होता है और ग्राहक हम जैसे लोग होते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक के अंदर ग्राहक ही मालिक होता है। अगर आप उसके अंदर पैसे जमा करवाते हो, आप वहाँ से लोन लेते हो, तो असल में आप वहाँ के मालिक बन चुके हो, आपका उसके अंदर शेयर होल्डर आ चुका है। तो वो नो प्रॉफिट नो गेन पे काम करता है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो सबके शेयर किया जाएगा और लॉस होगा तो वो उस हिसाब से शेयर किया जाए। तो कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है कि कुछ लोगों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया गया है, हर लोग जो सिस्टम में शामिल है वो उसका मालिक भी है और उसका ग्राहक भी है ना। तो कोई फर्क पूछ ले डायरेक्ट कि कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक में क्या फर्क है, तो कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक जिसमें ग्राहक ही उसका मालिक होता है, और कॉमर्शियल बैंक में ये चीज़ लागू नहीं होती, ग्राहक अलग होते हैं और मालिक अलग होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया। एक और सिंगल और मल्टी स्टेट आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। अब ये भी कुछ चीज़ें यहाँ नई चीज़ें ऐड की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। हालांकि ये पुरानी कथा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि हम बैंक वाले ब्याज दरों का निर्धारण कैसे करते हैं।